हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं सी सेट जीएस पेपर 2 का सबसे बड़ा सेक्शन कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, जो सी सेट का एक डर अक्सर बना रहता है, तो उस डर को हम भगाएंगे इस कम्युनिकेशन वाले टॉपिक के माध्यम से, क्योंकि जो सी सेट जीएस पेपर 2 है, इसके अंदर में कम्युनिकेशन, हिंदी, इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग और प्लस मैथमेटिक्स, जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, ये सब सेक्शन रहता है। लेकिन ये रहने के साथ साथ कम्युनिकेशन का जो पेपर के अंदर में पार्ट रहता है वो लगभग 1/4 पेपर रहता है। अगर हम कुछ वर्षों के पेपर एनालाइज करें तो हर वर्ष लगभग 22 से 25 क्वेश्चन कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के रहते हैं इस टॉपिक में। अगर हम देखें 2023 में 23 क्वेश्चन, 22 में 23 क्वेश्चन, 21 में 27, 2020 में 23 और 19 में 22, तो मैं बोल सकता हूँ औसतन 23 से 25 क्वेश्चन अक्सर आपको दिखाई देंगे ही देंगे। दैट मीन्स 1/4 सी सेट आपका कम्युनिकेशन का पोर्शन है। तो इस वीडियो के बाद देखो, आज हम केवल और केवल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स पर बात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उस पर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बात करेंगे। तो 2 पार्ट में हम इस सेक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये दोनों सेक्शन कवर हो जाएंगे, हम 2015 से लेकर के 2023 तक जो भी सी सेट में PYQs पूछे गए हैं कम्युनिकेशन वाले सेक्शन को लेकर के, उनको डिस्कशन करेंगे, ताकि इस सब्जेक्ट में आप कमांड करें और अपना जो 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है उस पर महारत हासिल करके अपने सिलेक्शन को कंफर्म करें। तो दोस्तों, अब आपको सी सेट को लेकर के कोई डरने वाली बात नहीं है, और साथ ही साथ आप PYQs भी सोल्व करते चलें। अब अगर हम इस टॉपिक में देखें कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता I2F, दैट मीन्स I फॉर इंफॉर्मेशन, I फॉर आइडिया एंड F फॉर फीलिंग। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि मेरे पास जैसे कि एक नेटवर्क है BSNL, मैं इस नेटवर्क के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ, आइडिया जनरेट कर सकता हूँ, उनको फील कर सकता हूँ। तो जो इस तरह की सिचुएशन बनती है हम उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। दैट मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, समझ के चलिएगा, एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। लेट्स सपोज ये A नाम का व्यक्ति है, ये B नाम का व्यक्ति है। A नाम के व्यक्ति ने B नाम के व्यक्ति से कुछ बात किया, तो बात करते वक्त जब वो बात करेगा तो एक कंप्लीट अर्थपूर्ण संदेश वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, और उसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अर्थपूर्ण तरीके से संदेश प्रेषित करेगा, संदेश को ट्रांसमिट करेगा, तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के, तो जो कम्युनिकेशन के टाइप्स है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अंतर्व्यक्ति संचार, दैट मीन्स इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अंतर्व्यक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसके अंदर में क्या होता है कि जो मैसेज भेजता है और जो मैसेज रिसीव करता है, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। एक ही व्यक्ति आपस में बातचीत करता है, और सबसे बढ़िया उदाहरण इसका है जैसे कि आप डायरी लिखते हैं, उस डायरी में आप ही अपने से बात करते हैं। तो जो इस तरह का कम्युनिकेशन होगा उसको हम अंतर्व्यक्तिक संचार बोलेंगे। दूसरा होगा अंतराव्यक्तिक संचार, दैट मीन्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर में क्या होगा कि 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होती है। ठीक है, तो जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होगी तो उस वार्तालाप को हम इंट्राव्यक्तिक संचार बोलेंगे। इस संचार में लगभग 80 से 90% जो कम्युनिकेशन होती है पर घंटे यहाँ पर बिताया जाता है।
तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है समूह संचार, दैट मीन्स ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे कि आपकी मीटिंग होती है। जनसंचार, जनसंचार का मतलब होता है आपका मास कम्युनिकेशन, जैसे मीडिया हो गया, ठीक है। फिर आता है परंपरागत ट्रेडिशन, जो भी परंपरागत एक्टिविटी रहती है जिसके माध्यम से हम संचार को प्रमोट करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं लोगों तक, जैसे कि कहीं शहर गांव में अनाउंसमेंट कराते हैं या फिर बुनियादी अजलाई कराते रहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिशनल कल्चर है वो हमारा। तो ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन का ही क्या है, टाइप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रवृत्ति कैसी हो सकती है, वो मौखिक होगी, गैर मौखिक होगी, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल होगी, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, लिखित हो सकती है, और लिसनिंग सुनना इस फॉर्म में भी वो हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स शाब्दिक संचार, तो शाब्दिक संचार जो होगा उसके अंदर में 3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक है मौखिक, जिसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, एक है लिखित, और दूसरा है प्रतीकात्मक, दैट मीन्स सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं, साइन बोर्ड पर लिखा रहता है, ठीक। और रिटर्न तो आपको पता ही है, और ओरल जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह का जो वर्डिंग होगा वो वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट होता है, ठीक है जी। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में 7 प्रकार की कम्युनिकेशन डिफाइन होती है। अशाब्दिक जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, अशाब्दिक, ठीक है। पहला इसमें है काइनेक्स, ये लिख रहा है स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी एंड फेस मूवमेंट। जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं ना, अपने शोल्डर को अप डाउन करते रहते हैं, मूवमेंट देते हैं अपनी पूरी बॉडी को, बॉडी पोस्चर जो होगा उसका जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेसिक्स, ठीक है। दूसरा है हैप्टिक्स, तो हैप्टिक्स में क्या होगा, स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बाय टच। जब हम किसी व्यक्ति को टच करते हैं, छूते हैं और उससे बातचीत करके आपस में संचार को प्रमोट करते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्टिक्स। नेक्स्ट आता है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पेस, दैट मीन्स जगह को फोकस करते हुए, स्पेस, जगह को फोकस करते हुए हम कैसे वार्तालाप करते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्श्वभाषा, पैरा लैंग्वेज। सिंपल है कि पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है जिस तरीके से हम अपनी स्वतंत्रता को उपयोग करते हुए शब्दों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज। जैसे कहीं हम हंस रहे हैं, कहीं गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, कहीं गाली भी निकल जाती है फनी मोड में, तो उस तरह का जो भाषा होगा वो पैरा लैंग्वेज के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आता है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हाउ टाइम अफेक्ट कम्युनिकेशन। समय संचार जो होगा वो टेम्पोरल होगा, को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो वो आपके पास क्या होगा, क्रोनोमिक्स संचार की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ओल्फैक्टिक्स, घ्राण इंद्रिय। इसमें क्या होता है, स्मेल कम्युनिकेशन होती है, कि आप जब सूंघते हैं ना किसी भी चीज़ को, खाना कितना स्वादिष्ट है, क्या स्मेल आ रही है, इस तरह की बात करते हैं ना कि या फिर कैसे बदबू आ रही है, कैसी खुशबू आ रही है, इस तरह की जो भी कम्युनिकेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफैक्ट्स और इन्वायरमेंटल, कलाकृतियाँ और पर्यावरण, वे वस्तुएं जिनसे हम अपने शरीर को सजाते हैं, जैसे फूल मालाएँ हम डाल लेते हैं कई दफ़ा ना, तो इस तरह का कम्युनिकेशन है जिसे हम अपने साथ रखते हैं, तो वो कम्युनिकेशन आपका क्या रहेगा, आर्टिफैक्ट और इन्वायरमेंट के रूप में इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स का मतलब होता है, क्रोमा का अर्थ होता है सटीक, ठीक है, सटीक मिलान। लेकिन ये मिलान के टर्म्स में बात तो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रंगों के आधार पर होगा, तो रंगों के उपयोग के माध्यम से संचार, क्या बोल रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कलर। जैसे कि साइन बोर्ड होता है ना, जब आप ट्रैफिक पे चलते हैं तो जो वो कम्युनिकेट कर रहा है ट्रैफिक आपके साथ, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम क्रोमेटिक्स बोलते हैं, कि भाई रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो चलना है, ठीक है, इस तरह से। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के बारे में कुछ संचार देना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, फीलिंग ले रहे हैं,
और जो मेटा कम्युनिकेशन होता है ना, इसमें संचार की हाईएस्ट डिग्री पर बात की जाती है। मैं इसको बोल सकता हूँ, इसमें संचार की हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कल क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से बताइएगा किसमें संचार की अधिक उच्चतम अंश पाया जाता है, तो वो है मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है जी। आई होप आप इस क्लास को फील कर रहे होंगे, क्योंकि सी सेट का एक बड़ा पोर्शन है और इस बड़े पोर्शन को हम बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। तो मौखिक संचार में हम दो तरीके का कम्युनिकेशन देखेंगे, एक होगा फॉर्मल और एक होगा इनफॉर्मल। ठीक है, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो वो होगा औपचारिक और अनौपचारिक। इसका मतलब होता है फॉर्मल में फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, केवल और केवल केंद्र बिंदु पर बात होगी, और जो इनफॉर्मल होगा वो केवल और केवल फीलिंग पर आधारित रिलेशन होगा। ठीक है, तो जो भी हम फीलिंग पर बेस कम्युनिकेट करते हैं तो वो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, जैसे हम क्रेता विक्रेता संबंध, मालिक नौकर का संबंध, ये जो संबंध होता है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में अंदर में आता है, क्योंकि वहाँ पर हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। और इस तरह के रिलेशन को हम सेकेंडरी रिलेशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया कि सेकेंडरी द्वितीयक संबंध किसको कहा जाता है, तो वो औपचारिक संचार है। फिर अब अनौपचारिक संचार, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस तरह का जो रिलेशन होगा, जो हमारा रिलेशन होता है माता पिता भाई बहन के साथ, उसको बोलते हैं प्राथमिक संबंध, प्राइमरी रिलेशन। तो ये कैसा होगा, पूरा अनौपचारिक रिलेशन होगा, इनफॉर्मल रिलेशन होगा, क्योंकि ये फीलिंग बेस्ड चलता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं संचार के चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दो चीज़ें हम समझ में आ रही है, एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम और एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो के आधार पर और मीडियम के आधार पर हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर हम ऑन द बेसिस मीडियम देखें तो मौखिक, लिखित या प्रतीकात्मक, दैट मीन्स आपका साइन, लिखित रिटन और मौखिक ओरल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास माध्यम। और प्रवाह के अकॉर्डिंग देखें तो होगा डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, लेटरल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, कई दफ़ा इसको पूछ लिया जाता है। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि सीनियर अधिकारी से ऑर्डर आता है नीचे स्तर तक। अंडरस्टूड, ध्यान दीजिएगा, डाउनवर्ड सीनियर अधिकारी से कोई भी जो डिसीजन है वो आपका कहाँ तक फॉलो कर रहा है, नीचे बैठे हुए अधीनस्थ अधिकारी तक। अपवर्ड का मतलब होता है कि निचले पायदान से ऊपरी पायदान तक पहुंचना। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल पर, जैसे एक जिले का डीएम है दूसरे जिले के डीएम से बात कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। और डाउनवर्ड डीएम अपने सब ऑर्डिनेट से बात कर रहा है, और अपवर्ड एक सब ऑर्डिनेट अपने सीनियर अधिकारी से बात कर रहा है। और लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्रॉस डिपार्टमेंटल लेकिन सेम ग्रुप का। लेट सपोज के चलो कोई सेक्रेटरी है, सचिव है, एक है रक्षा विभाग में और एक है शिक्षा विभाग में, पोस्ट तो सेम है सचिव की लेकिन डिपार्टमेंट अलग है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा हम उसको लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, पार्श्विक संचार बोलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कम्युनिकेशन को लेकर के कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे हम सीसेट का ये कम्युनिकेशन का पूरा लेक्चर कर लेंगे ना, फिर कुछ हिंदी की वीडियोस भी हैं, जैसे कि हिंदी के अंदर में शॉर्ट ट्रिक आती है कि कैसे हम क्वेश्चन को छांटें, तो उसके संबंध में भी हम बात करेंगे। फिर पहले इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न, वो कैसे रहता है, जैसे कि सर्कल है, सर्कल के अंदर में जो होगा वो स्लो कम्युनिकेशन होगा। ऐसे एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, ऐसे। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है। ठीक है, और चेन क्या होगा, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जैसे कि यहाँ पर कोई जिले का डीएम बैठा है, उसके अधीनस्थ एसडीएम होगा, फिर उसके अधीनस्थ जितने भी अदर अधिकारी होंगे, तो इस तरह से डिसीजन आ रहा है, तो वो होगा चेन साइकिल। वाई क्या होगा, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर एंड फर्दर सुपीरियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेट, ऐसे ना वाई सेक्शन ऐसे बन जाएगा ना भाई। ठीक है, यहाँ पे, और फिर ये वापस सबऑर्डिनेट पर, सुपीरियर पर। व्हील का मतलब ऑल सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपरविजन, ऐसे
व्हील का मतलब क्या हो गया, एक आदमी यहाँ पर सेंटर पर बैठा हुआ है और ये सब इसके चारों ओर बैठे हुए हैं, तो एक आदमी इनको कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। और नेटवर्क आपको पता ही है कि कैसे फैला हुआ है। तो जो फास्ट प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का वो नेटवर्क में होगा, और जो स्लो कम्युनिकेशन होगा वो सर्कल में होगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट। अब कम्युनिकेशन मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाई हमारे पास एक सेंडर है, सेंडर जब मैसेज भेजता है तो उसको एनकोड किया जाता है, फिर वो मैसेज कन्वर्ट होता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए एक मीडियम की सहायता होती है, माध्यम के बाद वो डिकोड होता है, फिर वो रिसीवर तक पहुंचता है, ठीक है। ये पूरा एक ऑर्डर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कितने फेजेस समझ में आता है कम्युनिकेशन के, 6 फेज है, 6 यहाँ पर क्या है आपके एलिमेंट है। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में नॉइज एक एलिमेंट आता है। अब रिसीवर जब किसी भी मैसेज को रिसीव करेगा तो वो सेंडर को क्या देगा, फीडबैक देगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन कम्युनिकेशन को बाधित कौन करेगा, बैरियर कौन है कम्युनिकेशन के संबंध में, तो वो आपका नॉइज है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर पूछा गया है। पहले आएगा सेंडर के बाद आएगा एनकोडिंग, फिर आएगा मैसेज, फिर आएगा मीडियम, फिर आएगा डिकोड एंड देन रिसीवर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है, ठीक है भाई। क्या क्या है, प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, कूटानुवाद, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि एंड शोर। अब यहाँ पे देखो, संचार में केवल 6 एलिमेंट है जैसे कि मैंने बताया। तो कौन कौन नहीं है, एक संकेतन नहीं है, दैट मीन्स एनकोडिंग नहीं है, और कूटानुवाद दैट मीन्स डिकोडिंग तत्व नहीं है। तो 2 नहीं है, 6 होते हैं। अभी इनका अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो जो सेंडर होता है वो कौन होता है, संदेश भेजने वाला होता है। एनकोडिंग संदेश को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना। मैसेज विचार, सूचना, अनुभव, मौखिक संदेश, कुछ भी हो सकता है मैसेज तो ना। मीडियम जो उस संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहा है। डिकोडिंग आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं ना, वो उसी तरह की बात कर रहा है। डिकोडिंग का मतलब होता है संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तन करना। जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं ना, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज, तो वो डिकोडिंग फॉर्म में रहता है। जब हमारे पास वो रिसीविंग फॉर्म में आता है तो उससे पहले वो क्या होता है, डिकोड को अर्थपूर्ण रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसका मैसेज का मीन्स क्या है, तो फिर हम उसको भाषा में पढ़ते हैं। रिसीवर जो संदेश को प्राप्त करता है, उसके बाद आप कुछ रिप्लाई करते हैं जहाँ से मैसेज आया है, तो उसका फीडबैक है। प्राप्तकर्ता ही संदेश के प्रतिक्रिया देगा। अगर कम्युनिकेशन के दौरान कुछ नॉइज क्रिएट हो रहा है तो संचार को वो बाधा क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कम्युनिकेशन में बाधा को क्रिएट कौन करता है, तो हम बड़े प्यार से इसका आंसर देंगे अब क्या, नॉइज, ठीक है। शोर जो है वो बाधा क्रिएट करता है। नेक्स्ट, अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, प्रभावी संचार होगा तो कब होगा, जब कोई शोर शराबा ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा उसमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। पहला, कम्युनिकेशन स्पष्ट हो, क्लियर हो, करेक्ट हो, सही हो, पूरा हो, कंप्लीट, छोटा हो, प्रिसाइज हो, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा बोले जा रहे हैं, रिलायबल हो, विश्वसनीय हो कि हाँ उस पर एक बार को विश्वास किया जाए, और सेंडर उसमें होना चाहिए। भाई किसने भेजा, कुछ तो होगा ना। और संचार यदि तत्काल प्राप्त किया जाए तो प्रभावी होगा। ऐसे नहीं कि भेजा था 2 दिन पहले और प्राप्त हो रहा है 1 महीने बाद, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है कि बाद में रिप्लाई करेंगे, वो एक अच्छा संकेत नहीं है एक कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब संचारी बाधाएं होती हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो 7 तरीके की कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। एक होती है फिजिकल, शारीरिक, एक होती है ठीक है, हम जैसे परसेप्शन लगा देते हैं, अवधारणा। एक होती है इमोशनल, भावात्मक। एक होती है सांस्कृतिक, कल्चरल, भाषा, लैंग्वेज, लिंग, जेंडर, पारस्परिक, इंटरपर्सनल। और बाधाओं को तोड़ो, ब्रेक थ्रू द बैरियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ये कि इनमें से बताइएगा कौन कम्युनिकेशन की बाधाएं नहीं है।
तो अब आपके सामने कोई जस्ट वेट, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी कम्युनिकेशन सेक्शन को लेकर के। ठीक है ये आज हम पार्ट 1 में कम्युनिकेशन और स्किल्स को बात कर रहे हैं ना। अब आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। ये क्या है? अंतर्व्यक्ति कौशल। इसका मतलब क्या है अंतर्व्यक्ति कौशल का? कि दूसरों की भावना को समझकर परस्पर तालमेल स्थापित करना। क्यों करें भाई? हम क्या कर रहे हैं कि दूसरों की भावना समझनी है, उसके बाद हम संबंध स्थापित करें। तो दूसरों की भावना समझने के लिए क्या करें? मानव के सुख दुख व्यवहार जीवन को चेक करें कि कैसा चल रहा है दूसरे की लाइफ में, उसके संबंध में हमारे व्यवहार कैसा है। ठीक है, क्या हम डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको लेकर के, या हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, फिर परिस्थितियों को विश्लेषण, नियंत्रण, निर्देशन। अगर ये सब होगा तो संचार कौशल को प्रभावी किया जा सकता है। तो ये स्किल्स है किसी भी संबंध को लेकर के। और स्किल्स पैदा करने के, डेवलप करने के 5 फेज होते हैं। कैसे? एक तो होगा परिचय, इंट्रोडक्शन, पहली छाप। ये रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम शारीरिक निकटता की बात करते हैं। भाई हम और आप आपस में भौतिक रूप से बैठ करके बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई पहले बार बात हो रही है तो पता चल जाता है कि किस लेवल का आदमी है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का तरीका है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो विस्तार करेंगे, एक दूसरे की देखभाल करना शुरू करेंगे, हालचाल पूछेंगे भाई कैसे हो कैसे नहीं। फिर हम उसी रिश्ते को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू करेंगे। लेकिन कई दफ़ा हम कॉन्ट्रैक्ट भी देखते हैं, असंतोष भी अपने आप में रिप्रेजेंट करते हैं कि यार तू पता नहीं कैसे बात करता है। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको गड़बड़ फॉर्म में देखा जा रहा है। तो जो वहाँ पर ये बात बिगड़ने वाली आती है, तो फिर वहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया था तो उसको लेकर के फिर संदेह पैदा होता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। और फिर धीरे 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 आते संबंध को हम अलग कर देते हैं, एंड कर देते हैं, और फिर हम उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। अब पिलर क्या क्या है स्किल्स के? कौन कौन से पिलर है? स्वयं को पहचानना, अन्य को पहचानना और नेतृत्व अक्षमता। दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, टू अंडरस्टैंड अदर एंड लीडरशिप एबिलिटी। ये पता होनी चाहिए तो ही आप एक स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 एलिमेंट होंगे बिहेवियर को कंसिडर करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? एक होगा लिसनिंग स्किल्स, भाई सुनने व समझने के बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दूसरा होगा एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन, स्पष्ट संचार, बातों को दूसरे के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ रखना। तीसरा होगा इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, जैसे चेहरे का भाव, मुद्राएं, अच्छी आदतें। ठीक है, इस तरह से पता चलता है कि कितना पर्सनल ये अपने व्यक्तित्व में सुधार रखता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, समस्या को ध्यान से सुनना और समझने के बाद निर्णय। तो अब अगर हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं ना, एक्टिव लिसनिंग, यही एक परफेक्ट कम्युनिकेशन है। भाई अगर हम सुनेंगे ना तो ही तो फिर अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं ना। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने इस वीडियो में CSAT का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स वाले टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ट्वाइस देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा इसको सुनिएगा 1.5 पर लगा करके। भरोसा करिएगा, इससे बाहर आपको CSAT में कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं करना है। बस करना है तो PYQs करना है, जो कि हम खुद 2015 से लेकर के 2015 से 2023 तक आपको जो भी PYQs आए हैं कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को लेकर के, उन पर बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी देखने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।